हैव अ क्वेश्चन असद उमर साहब, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। आप मुझे ये बताएं कि एक जो रिसेशन इस वक्त पूरी दुनिया में आ रहा है, इटली और जर्मनी के हवाले से कह दिया गया, ये माइक जो है वो आप इनके लगा दीजिए। इटली और जर्मनी के हवाले से IMF ने कह दिया, हमारे वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार गए हुए थे, वहाँ जो नतीजा निकला वो भी आपके सामने है। जो वर्ल्ड ओवर रिसेशन है, फिर ऑयल की प्राइसेस ओपेक के कट के बाद मज़ीद ऊपर जा रही हैं। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब कौन सा ऐसा नुस्खा कीमिया है कि वो इस बर्बादी जो इस वक्त हुई भी है पाकिस्तान में महंगाई की, इससे बाहर निकाल सकें? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो मैं आजकल कहता हूँ कि 1971 के बाद पाकिस्तान के लिए इतनी ख़तरनाक सूरत हाल नहीं पैदा हुई, उसकी वजह यह है कि 3 मुख्तलिफ़ चीज़ें यकजा हो गई। जैसे आपने कहा कि आलमी मईशत के हालात भी जो हैं वो भी इस वक्त नाजुक हुए हुए हैं। जो पाकिस्तान की मईशत है वो अपने कमज़ोर तरीन इस वक्त नहज पर पहुंची हुई है और सियासी इंतशार उरूज पर है। ये तीनों चीज़ें एक वक्त में यकजा कभी नहीं हुई, इसलिए एक इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए इस वक्त। जहाँ तक माशी फ़ैसलों की बात है, मैं आपको एक बात बता सकता हूँ कि हम क्या नहीं कर सकते। आप मुझे वज़ीर ख़ज़ाना बना दें, इस सियासी अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी के साथ मैं कुछ नहीं कर सकता। जब तक आप ये सूरत हाल पैदा क्यों हुई पाकिस्तान के अंदर, ये अच्छी भली चलती हुई मईशत जो है 6% पे चलती हुई मईशत एकदम से ज़मीन बोझ कैसे हो गई, उसकी बुनियादी वजह है जो सियासी अदम इस्तेहकाम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए आया। और जब तक आप उसको बुनियाद को नहीं ख़त्म करेंगे ना, तो मईशत आप ठीक नहीं कर सकते। तो पहली चीज़ तो ये है कि तहरीक इंसाफ भी ठीक अगर करेगी तो एक नया इलेक्शन होगा, नया मैंडेट होगा, सियासी इंतशार ख़त्म होगा, तो फिर ही ठीक कर सकती है। दूसरा, लोग हमसे पूछते हैं कि क्या करेंगे। भाई, हम तो जब 2018 में हमें हुकूमत मिली तो उस वक़्त पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा बैरूनी खसारा था। हमें IMF जब मीटिंग में बैठते थे, IMF बोलते थे कि हाँ, हम आपसे बहुत मुश्किल काम करने को कह रहे हैं, लेकिन इतने ख़राब हालात भी तो पाकिस्तान के कभी पहले आपको नहीं मिले जैसे आपको मिले हैं। तो हम उससे गुजर चुके हैं, हम पाकिस्तान को वहाँ से स्टेबलाइज़ कर चुके हैं। और सिर्फ स्टेबलाइज़ नहीं किया, सिर्फ कोविड से नहीं निकाला, दुनिया की 3 बेहतरीन ममालिक में सिर्फ रेटिंग नहीं हुई कोविड से डील करने के लिए, वहाँ से 5.7% एक साल और 6% अगले साल जो है वो ग्रोथ भी आई। तो हम तो करके दिखा चुके हैं इन मुश्किल हालात में। आज एक राज से तो पर्दा उठा दें। 2019 नवंबर का महीना एलिस वेल्स ने पाकिस्तान से मुतालबा किया था, उस वक्त आपकी गवर्नमेंट आई हुई थी। अपेरेंटली अमेरिका के साथ अच्छे मामलात चल रहे थे, 3 मीटिंग्स हो चुकी थी खान साहब की, 1 जुलाई में जाकर हो गई थी वो, और 2 उनकी डिवोर्स में, और एक और मुलाकात हुई थी, 3 मुलाकात हुई थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। 2019 में एलिस वेल्स ने विल्सन सेंटर, माइकल कुगलमैन, एक इंटरव्यू, एक लंबा एक डिस्कशन थी, को 65 मिनट की, उसमें उन्होंने कहा कि ये गुड डेट और बैड डेट वाली बात आई थी, और चाइना के साथ अपने रिवाइज़ करें, रीस्ट्रक्चर करें, हमें बताएं CPEC और उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। आपका एक इंटरव्यू बड़ा मशहूर हुआ था जिसमें आपने बड़ा गुफ्तगू की थी, ये गुड डेट और बैड डेट क्या होता है हमारे इतने बस। डू यू थिंक कि चीज़ें उस पॉइंट से ख़राब होना शुरू हुई? देखिए, वो एलिस वेल्स का जो है ना, ये पुराना मौक़िफ़ होता था। जब वो मुझसे मिलने के लिए भी आई थी यहाँ पे, जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, तो उस वक्त भी उनके पाकिस्तान के बारे में कम सवाल थे, उनके चाइना के साथ बारे में ज़्यादा सवाल थे। तो उस वक्त भी उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। और मुझे याद है, मेरा वज़ीर मनसूबाबंदी बनने के बाद शायद 1 या 2 दिन हुए थे जिस दिन वो आई उनकी स्टेटमेंट, और मैंने कराची से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैंने जवाब दिया था उसका। और मैंने उनको कहा था कि पाकिस्तान हैज़ ए डेट प्रॉब्लम, इट डज़ नॉट हैव अ चाइना डेट प्रॉब्लम। कि ज़्यादातर हमारा जो कर्जा है वो तो मगरबी ममालिक को देने का है, उनके बैंकों को देने का है या आलमी इदारों को देने का है, वो चाइना का तो नहीं है। और उनको मैंने साथ साथ ये भी मशवरा दिया था कि आप हमारे डेट प्रॉब्लम की फ़िक्र ना करें, आप अपने डेट प्रॉब्लम की फ़िक्र करें, क्योंकि $1.5 खरब का कर्जा है जो अमेरिका ने चीन को देना है, तो चाइना डेट प्रॉब्लम तो उनका है। सो वो उनकी एक ऑब्सेशन है। चाइना एक इमर्जिंग पावर है और पाकिस्तान एक बहुत अहम रोल प्ले करता है इस खत्ते के अंदर। इस वक्त इंडिया जो है वो अमेरिका के साथ चल रहा है, चाइना उससे भी बड़ी पावर इमर्ज कर लिया है। तो जिस तरफ पाकिस्तान जाता है उससे रीजनल बैलेंस ऑफ पावर डिटर्मिन होता है। तो पाकिस्तान की उस अहमियत को देखते हुए उनकी कोशिश ज़रूर होती है कि वो उसको अमेरिकन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर लाया जाए। आई नो कि आप बिज़ी हैं। 2 बड़ा क्विक क्वेश्चंस।
बाइडन की स्टेटमेंट आपने देखी होगी पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से। हमारे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने उसको काइंड ऑफ न्यूट्रलाइज़ करने की कोशिश की कि नहीं, ये तो सियासी बयान था, ये कोई ऑफ द कफ रिमार्क थे। डू यू थिंक यू हैव डेल्ट विद अमेरिकन्स? आपको लगता है कि ये सियासी बयान ऑफ द कफ था या ये किसी सोचे समझे मंसूबे के तहत लिखा हुआ स्टेटमेंट जो बाद में वाइट हाउस की वेबसाइट पर भी मौजूद है? ये शहबाज शरीफ नहीं है जो ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि हम दिवालिया होने जा रहे हैं, खुदा का वास्ता हमें बचा लो, बाद में कहना पड़ेगा नहीं वो ये नहीं कहना चाहते थे, ऑफ द कफ कह दिया था। अमेरिकन प्रेसिडेंट जब बात करता है उसके पीछे पूरा एक पॉलिसी वर्क होता है, एक वाज़ेह फैसला साजी की जाती है और उसके बाद वो एक पोजीशन लेता है। तो ये बिल्कुल भी ऑफ द कफ रिमार्क नहीं था और ना ये अमेरिका की तरफ से नया रिमार्क है। आप उठा के देख लें 2002 से लेकर 2018 तक के अमेरिका के बयानात पाकिस्तान के बारे में, डू मोर, मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड, हमें यही सुनने को मिलता था। सिर्फ ये एक पीरियड आया था 2018 से 2020 का जिसके अंदर अमेरिका से कोई अच्छी बात सुनने को मिलती थी, क्योंकि पाकिस्तान कोई गेम्स नहीं खेलने की कोशिश कर रहा था। जो इमरान खान कहते थे वही वो करते थे। उनको पाकिस्तान से ये परेशानी नहीं थी कि पाकिस्तान उनके पता नहीं क्या ट्रिक खेल लेगा। अफगानिस्तान से उनका विड्रॉल हुआ, एक बहुत मुश्किल काम था अमेरिका के लिए। पाकिस्तान ने कितनी मदद की, सिर्फ अमेरिका की नहीं, सारे वेस्टर्न ममालिक की यहाँ से एग्ज़िट करने के लिए कितनी पाकिस्तान ने मदद की। तो वो कोई 2 साल 2.5 साल जो हैं वो सुकून रहा। वही आप पुरानी रिलेशनशिप में अगर आप चाहेंगे कि आप ग़ुलाम बनकर उनको ये साबित करें कि मुझसे अच्छा ग़ुलाम कोई नहीं होगा और आपकी इज्जत होगी, तो ये नहीं होने वाला भाई। फाइनल क्वेश्चन ये बताएं कि आपके $25,000 में क्या जादू है जो आपने एक लॉबिंग फर्म को दिए और आपने अमरीकी सदर से ये सब कुछ कहलवा दिया और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ख़ारजा और आर्मी चीफ़ अपने लंबे दौरों और अमेरिका में क़याम के बाद अमरीकी सदर को कायल नहीं कर सके? आपके $25,000 पे किसकी तस्वीर है? अच्छा, काश हमारे पास ये गिदड़ सिंगी होती कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को हम अपनी मर्ज़ी के बयान दिलवा देते। वो बाय द वे क्लियरफाई किया जा चुका है, वो लॉबिंग फर्म नहीं है, वो PR फर्म है। उसका काम मीडिया से डील करना है, उसका तो काम ही नहीं गवर्नमेंट से डील करना। वो वाज़े कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ है, बिल्कुल क्लियर है। और ये बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए कि हमारा मौक़िफ़ जो है वो अमरीकी अवाम तक पहुँचे। हुकूमतों की एक राय होती है, लेकिन जमहूरी ममालिक के अंदर अवाम की राय जो है वो भी अहमियत रखती है। इसलिए ज़रूरी है कि इमरान खान का जो बयानिया है, जो अमरीका के आप बुनियादी अगर आप वैल्यूज़ देखें ना, उससे बिल्कुल कंसिस्टेंट है। क्या बात करते हैं इमरान खान? जमहूरियत की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट की बात करते हैं। इससे किसको हो सकता है कि इत्तेफाक ना हो? तो वो उस काम के लिए है। जैसे मैंने कहा कि अगर हम चाहते हैं दुनिया हमारी इज़्ज़त करे तो हमें सबसे पहले अपनी इज़्ज़त खुद करनी पड़ेगी। अगर हम बोलें कि भिखारी की कोई इज़्ज़त नहीं होती, अगर हम बोलें कि खुदा का वास्ता हमें बचा लो, हम दिवालिया होने जा रहे हैं, अगर हम उनके सामने लेट कर ये समझते हैं कि हमारी कोई इज़्ज़त करेगा, जैसे मैंने पहले कहा, माफ़ कीजिएगा, कोई दुनिया में आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा। पैरों पे खड़े हों, लोगों के साथ अमन की बात करें, दोस्ती की बात करें, भाईचारे की बात करें, कोई जंग करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक खुददारी के साथ, एक इज़्ज़त के साथ। ऑन अ साइड नोट, नॉट एज अ पॉलिटिशियन, एज अ पाकिस्तानी, आर यू सेटिस्फाइड कि बाइडन के स्टेटमेंट के बाद जो ऑप्टिक्स, जो चीज़ें की गई पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट की तरफ से, नॉट एज अ पॉलिटिशियन, नॉट एज PTI, आर यू सेटिस्फाइड? तो देखिए, मेरे पास, मैं सुबह उठा, मैंने फ़ोन देखा, मुझे फ़ोन के ऊपर बाइडन की स्टेटमेंट नज़र आई और अगले 2 मिनट में मैंने अपनी पहली ट्वीट कर दी थी। सही। और देखिए, और वो जो है, मैं कोई सोच समझ के, कोई सियासी स्टेटमेंट नहीं, वो मेरे दिल की आवाज़ थी कि एक पाकिस्तानी होते हुए कि हर शख्स चाहता है कि उसकी इज़्ज़त हो, और क्योंकि हमारी शनाख्त पाकिस्तान के साथ है, हम चाहते हैं पाकिस्तान की इज़्ज़त हो। तो आपकी जो भी लीडरशिप हो, आपकी उस लीडरशिप से ख्वाहिश ये होती है कि जब कोई हमारे बारे में कोई ऐसी बात करे, हमारी तहकीर की जाए, तो वो लीडर खड़ा होगा मुल्क के लिए। कोई मिसाइल दागने के लिए नहीं कह रहा, कोई जंग करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन एक लीडर, इमरान खान अपोजिशन में, इमरान खान तो आप सोचें कि वो इस हुकूमत के साथ क्या ताल्लुकात हैं। पहली ट्वीट इमरान खान की तरफ से क्या आई, उन्होंने कहा बिल्कुल गलत बयान है और मैं वज़ीर आज़म रह चुका हूँ और पाकिस्तान के एटमी असासे जो हैं वो सिक्योर हैं बिल्कुल। ये आप चाहते हैं कि ऐसा मामला जब बाहर से कोई चीज़ आए तो उसका जवाब
बहैसियत पाकिस्तानी दिया जाए, बहैसियत तहरीके इंसाफ की मुस्लिम लीग ना दिया जाए। थैंक यू सो मच। असद उमर साहब की आपने गुफ्तगू सुनी कि माइक आपके साथ लगा हुआ है, ये माइक ओ माइक भी वापस देना पड़ेगा। बिल्कुल, ये बड़ी ज्यादती है, वरना मेरी क्लोजिंग जो है उसके दौरान ही ये सब कुछ गिर जाएगा। आपने सुन ली इनकी बात, और जाहिर है कि हम तो यहाँ पर इस जो माहौल है वो आपके सामने है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना जो सेल बनाया हुआ है, ये सब कुछ चल रहा है, बट वेरी इंपॉर्टेंट जो गुफ्तगू जो है वो आपने सुनी असद उमर साहब की और उमर अयूब साहब की। अभी तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।